तो चर्चा ये करने की कोशिश करेंगे कि इस अंतरिम बजट में क्या कुछ अलग था, क्या इसे चुनावी कहा जाए, क्या इसे मोदी की गारंटी से जोड़कर देखा जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आर्य जी अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़े हुए हैं। आर के गुप्ता जी अर्थशास्त्री, वो भी जुड़े हुए हैं। मनीष अग्रवाल सीए साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं। विनोद वार्ष्णेय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत मनीष मैं आपसे करने जा रहा हूं, क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर लोग उत्सुक थे कि कुछ बदलाव होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन यहां यथास्थिति रखी गई। यहां कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी वजह जान सकते हैं आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? देखिए, ये बजट जो था ये इंटरिम बजट है। इनफैक्ट इसको बजट कहना भी ठीक नहीं है। ये वोट ऑन अकाउंट है। जो पहले 3 महीने जब सरकार अभी आप देखिएगा, जैसे ही मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर मैक्सिमम इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर देगा इलेक्शन की, सरकार बेसिकली एक केयर टेकर गवर्नमेंट हो जाएगी और उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होगी उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। क्योंकि जो पिछला बजट है वो 31 मार्च तक के लिए था, तो अगले 1 अप्रैल से लेकर लगभग 30 जून समझिए या 31 जुलाई तक का समझिए, उसके लिए एक वोट ऑन अकाउंट है ये। इसमें कोई भी बड़े पॉलिसी डिसीजंस अनाउंस नहीं होते हैं। जैसे ही नई गवर्नमेंट का गठन होगा उसके बाद जो नई सरकार होगी वो दोबारा से अपना एक प्रॉपर बजट लेके आएगी, उसे पूर्ण बजट कहा जाएगा जी। उसी के अंदर सारे पॉलिसी डिसीजन, टैक्स रेट्स के डिसीजन वहां होंगे। सरकार के पास हालांकि अधिकार होता है, लेकिन परंपरा यही है कि उसके अंदर कोई भी बड़ा पॉलिसी डिसीजन ना लिया जाए, क्योंकि इससे अपोजिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है। क्योंकि देखिए, अपोजिशन में तो यही कहेगा ना कि हम आएंगे सरकार में तो हम ये करेंगे। तो अगर आप वो अगले साल में जिसमें आप होंगे या नहीं होंगे उसकी आप अगर आप घोषणा कर देते हैं तो ये तो एक तरीके से अनड्यू बेनिफिट लेने वाली बात हो जाएगी। इसलिए सरकार जनरली इस चीज में ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करती है। हालांकि बजट के दौरान ये कह दिया गया कि अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे, इसको चुटकी के तौर पर आप ले सकते हैं, और सियासी वार भी हो रहे हैं उसमें कि ये कहना कितना आसान है। चलिए आऊंगा आपके पास में। आर के आर्य साहब, आपके पास में आ रहा हूं। जिस तरीके से इस अंतरिम बजट को देखा जा रहा था आने से पहले, क्या लगा कुछ ऐसा कि आने के बाद इसमें कुछ है, कुछ खास है जिस पर गौर किया जा सकता है, जिस पर चुनावी छाप है, या कुछ और? ये ज़रूर पब्लिक का उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि मैं सारा नेगेटिव बर्डन मैं भी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहता। तो ज़रूरी बात है कि इससे उत्साह बढ़ेगा लोगों का कि हमारा जो फ्यूचर है वो कोई भी सरकार आए सुरक्षित है, देश के हित में है सब कुछ। कुल मिला के अगर देखा जाए कि IIT, IIM की अनाउंसमेंट, मैं थोड़ा सा आपको आगे का भी रास्ता थोड़ा सा बताता हूँ, मुझे 1 मिनट ही दीजिएगा। IIT, IIM मेडिकल कॉलेज जो होते हैं, ये एम्स ये तो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सवाल क्या है कि स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टेटों के साथ। स्टेट्स बनाती है ITIs, जहां पर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर लगभग 2 साल के कोर्सेज 32 होते हैं, और 1 साल वाले कोर्स जो है फिटर और मैकेनिक और वॉच मेकिंग और ये करके वो 40-42 होते हैं। इस तरह के ट्रेड होते हैं उसके अंदर। तो कुल मिलाकर स्टेटों को योगदान देना चाहिए वोकेशनलाइजेशन में, ताकि जो मैन पावर है, जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि ट्रेनिंग से बढ़ता है, शिक्षा से बढ़ता है, और जो वेस्ट एंड स्टंटेड चिल्ड्रन है लगभग 1 करोड़ के आसपास, उनसे बढ़ता है। और जो एनीमिक मदर्स है, जहां पर स्टिल बोर्न बेबीज होती है, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। उसके ऊपर आपकी बजट एलोकेशन जो है वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। और उसके अंदर जो वर्कर्स है, आशा वर्कर्स है, या पोषण के अंदर जो क्रैच के वर्कर्स है, वो जो जुड़े हुए हैं, उनकी सैलरीज में इजाफा होना चाहिए। और मेरा अनुमान है कि जो मिनिमम वेजेस 15,000 कुछ के आसपास बैठती है, वो इनको मिलना चाहिए। यदि आप मैन पावर को सशक्त करते रहेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बनता रहेगा, और जैसे जैसे विमेन एम्प्लॉयमेंट में जाती जाएंगी, फर्टिलिटी रेट बढ़ता चला फर्टिलिटी रेट घटेगा। अभी भी फर्टिलिटी मुस्लिम का 2.4 है और दूसरों का 2.1 है, जो दूसरे नॉन मुस्लिम है। तो हम रिप्लेसमेंट रेट जो है उस पर पहले से आ चुके हैं। इससे नीचे यकायक अगर करेंगे तो वर्कफोर्स कम हो जाएगी। अगर वर्कफोर्स कम हो जाएगी तो उसका इकोनॉमी में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैकेनाइजेशन जब से हुआ है राजीव गांधी के टाइम से, 1984 से मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन शुरू किया था द ऑनरेबल राजीव गांधी, हु वाज अब्रप्टली असैसिनेटेड, और उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल क्यों ना कह दूं, क्योंकि जब हम बलिदानों को
वो देते हैं श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि देनी देते चाहिए। जी। तो वो मेरा दायित्व बनता है, ये नहीं है कि मैं प्रो गवर्नमेंट हूं या प्रो पार्टी हूं। जी। तो वो मैकेनाइजेशन और मैन पावर का जो समन्वय है, पहले कहा जाता था मैन, मटेरियल एंड मशीन्स। मटेरियल की उपलब्धि होनी चाहिए, 3 M's बोलते थे। मैं जब प्लानिंग कमीशन में था तो तब अर्थव्यवस्था सोशलिस्टिक थी। अब बाय डिफॉल्ट लोगों को समझना चाहिए, सरकार जो है, जो पब्लिक सेक्टर के एसेट्स बेच रही है और जो कैपिटल फंडिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर को नहीं कर रही, ओएनजीसी को नहीं बढ़ा रही, तो इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी को कैपिटलाइजेशन की तरफ लिया जा रहा है, सोशलिज्म को थोड़ा बहुत घटाया जा रहा है। तो ये बीच में कहीं इकोनॉमी लटकी हुई है। ठीक है तो सर। उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास है, अदरवाइज ये ग्रोथ 10% जा सकती है और इकोनॉमी हीट की बिना मैन पावर को यूज किए इकोनॉमी ना तो 10% जा रही है और ना 7% पर ये हीट भी हो जाएगी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बना रहेगा। ये सरकार को इसकी पॉलिसी को बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जितने भी थे सरकार ने कर लिए, 2 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म खाली किए हैं और पिछली सरकारों ने 10-12 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे। आर के गुप्ता जी के पास हम चल रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बजट में ऐसा क्या खास रहा। गुप्ता जी, शुरुआत जब निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की थी बजट भाषण में, तो उन्होंने गरीबी का जिक्र किया था, गरीबी को हटाने पर काम किया गया और रूरल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया, ग्रामीण इलाकों का उन्होंने जिक्र किया है। क्या आज की स्थिति में ये कहने की स्थिति में हम लोग हैं या सरकार है कि इस पर काम हुआ है और आंकड़े क्या इसकी फेवर में जाते हैं या फिर नहीं? देखिए पंकज जी, माननीय जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपने इस भाषण के अंदर जो आपने देखा कि जोर दिया है कि हम अपने यहाँ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे किसान के लिए हमें पूरी तरीके से हमने ध्यान देना है जी। आप देखिए, महिलाओं के लिए उन्होंने 1 लाख महिला दीदी का जो योजना लाए हैं, उसका यही उद्देश्य है कि हम किसी तरीके से अपनी महिलाओं को सशक्त बनाएं जी। किसानों के लिए आप देखिए, वो तमाम उन्होंने योजना लाए हैं, उनको सब्सिडी जो योजना चल रही है इनकी। साथ साथ एक सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट आपने देखा होगा, वो है हरित विकास। ये नहीं हम केवल मॉनेटरी एक चीजों को देखें, नॉन मॉनेटरी भी जो चीज है इसमें। आज देखिए, आज हमारे जो देश की जनसंख्या जो स्वास्थ्य से परेशान है, उसके बहुत पीछे कारण है पर्यावरण। पर्यावरण के लिए आपने देखिए उन्हें जो अपना नया लाए हैं बायोमास संग्रहण वित्तीय सहायता। हम पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके लिए सोलर का यदि प्रयोग करेंगे तो काफी पॉल्यूशन कम होगा। जो कार्बन एमिशन हो रहा है, हमारे क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो एमिट हो रहा है हमारे जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इनसे, अप्लायंसों से। दूसरा आप देखिए, बहुत लंबे समय से सरकार बात कर रही है ईवीज की। आज ईवीज की चार्जिंग के लिए आप देख रहे हैं जगह जगह लगे हुए हैं, पर अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सरकार ने जो जोर दिया है हरित विकास के ऊपर, ये बहुत आपने किसान का जिक्र किया सर, इससे पहले हम देखते सुनते थे कि आय दोगुनी होगी किसानों की, एकाएक ये शब्द गायब हो गया, आप सुनाई कम देता है, क्यों? देखिए ऐसा है, किसानों की आय दुगनी करने की हमेशा सरकारों ने बात करी, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारे पास जो हमारा मतदाता है वो चुनाव है। क्योंकि 75% आबादी हमारी गांव में रहती है और गांव में जो किसान होते हैं, किसानों के माध्यम से ही हमारे जितने भी चुनाव हमारे इनके जीतते हैं। क्योंकि शहर की जनता का आप देखते हैं कितने वोट पड़ता है, तो किसानों को ही इनको सशक्त करना है। किसानों के लिए आपने देखा होगा कि हमारी तमाम माननीय प्रधानमंत्री की स्कीम चल रही है, वो किसानों के लिए हमें इंश्योरेंस, उनके जो बीमा है, इनका बीमा की व्यवस्था इन्होंने करी है, बीमे के अंतर्गत जो इन्होंने दे रहे हैं। अच्छा, किसान के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है फसल, क्यों हमारे मानसून रहता है, मानसून पर निर्भर रहता है। अभी आप देख रहे हैं आजकल बारिश हो रही है, मतलब इस समय जो प्राकृतिक तौर पर सर है वो सब जानते हैं, लेकिन सरकारों की भूमिकाओं पर तब सवाल उठना शुरू हो जाता है जब किसान धरना प्रदर्शन करता है, किसान अपनी आवाज को बुलंद करता है, किसान आरोप लगाता है कि वादा खिलाफी होगी, किसान ये कहता है कि उसके इक्विपमेंट औजारों पर टैक्स लग रहा है, किसान ये कहता है कि उसको मिलने वाला जो ट्रैक्टर सस्ता मिलना चाहिए था वो महंगा मिल रहा है, और बड़ी बड़ी कारें और उनकी ब्याज दरों में गिरावट है, ट्रैक्टर में जब आप लोन लेने जाते हैं तो ब्याज दर बढ़ जाती है। तो ये सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास, वासणी जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास अलग सवाल लेकर आ रहा हूं। एक पॉइंट और, अभी जब हम देख रहे थे जनसंख्या वृद्धि पर कमेटी का गठन, कमेटी बनाई जाएगी, इसका मतलब थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है इससे?
देखिए, जनसंख्या को लेके एक संकीर्ण नज़रिया काफ़ी लोगों में फैला हुआ है जी। हमें जो है ये देखना चाहिए, चाइना का रिसेंट जो उनका एक्सपेरिमेंट था कि एक बच्चा पैदा करेंगे, जी। 2 दशक तक चला, उसके बाद 4 दशक तक चला, जी। उसके बाद उसके जब दुष्परिणाम सामने आने लगे और आज उनकी हालत ये है कि वो इंसेंटिव दे रहे हैं महिलाओं को, जी। अधिक बच्चे पैदा करो, जी। अगर आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपको ये सुविधा दी जाएगी और ये इंसेंटिव दिया जाएगा। ऐसी स्थिति क्यों आती है? जी। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जब टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला की किसी देश में 2.1 से कम होने लगती है तो वो एक शुरुआती डेंजर मार्क है कि आगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वही खतरा आपके देश में आने वाला है जिसको आज चीन भुगत रहा है, जिसको आज जापान भुगत रहा है, जिसको आज इटली भुगत रहा है, जिसको आज और कई यूरोपीय देश इंक्लूडिंग रशिया भुगत रहा है। जी। हम इस चीज़ से कम्युनल चश्मे से अगर देखते हैं जनसंख्या के मसले को, तो हम जो इसके आर्थिक पहलू है उसको भूल जाते हैं। हम जो है इस चीज़ पे, अब क्या है भारत की इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 2.1 टच कर चुकी है 2 साल पहले। ठीक सर। इसका मतलब ये है कि 15 साल के बाद, मतलब 13 साल के बाद ही आपको जनसंख्या वृद्धि में गिरावट देखने को मिलेगी। आपको याद होगा सीतारमण जी का जो पिछला बजट था, उसमें जो उनके आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, उसमें इस चीज़ का खास तौर से जिक्र किया कि बच्चे जो है कम पैदा हो रहे हैं और आगे कम पैदा होंगे। देश में लोगों को स्कूल नए खोलने बंद कर देने चाहिए। ये उस अर्थव्यवस्था को मैं कोट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ये जो है जी। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है जनसंख्या एक ऐसा पहलू है जिसको जो है प्योरली डेमोग्राफिक, इकोनॉमी और सोशोलॉजी के नज़रिए से देखना चाहिए, ना कि कम्युनल नज़रिए से। ठीक है सर। तो ये कमेटी बनाई है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसे ही आलतू फालतू लोग होंगे, अच्छे लोग ही होंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ, सामने आएंगे नाम तो उसके बाद चर्चा का विषय बनेगा और ये काम भी तय हो जाएगा कि क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। एक R&D के विषय पे मैं और बोलना चाहता हूँ। आऊंगा सर मैं आपके पास। मनीष, आपके पास हम आ रहे हैं। आपसे सवाल थोड़ा आंकड़ों को लेकर ही होना चाहिए। जो आज बजट, अंतरिम बजट पेश हुआ तो उसमें राजकोषीय घाटा और जीडीपी को लेकर जो अनुमान जताया गया, बताया गया, और जो बजट, पिछला बजट जो पूर्ण बजट आया था उसके मुकाबले जो आने वाले वक्त में जो भार पड़ेगा, वो किस तरीके से समझा सकते हैं आम आदमी को, आम भाषा में? जीडीपी जो है अभी हमारे लगभग जो है 7% की एवरेज इंक्रीमेंट हो रही है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम अपने देश में पैदा करते हैं उन सबका सम टोटल होता है गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है, सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। इस समय पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे आगे बढ़ रहा है इन मेजर इकोनॉमीज। कुछ बहुत छोटे छोटे देश हो सकते हैं जो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हो, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू में आते हैं। बड़े देशों में हमारा देश सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इवन चाइना जो है बोल तो रहे हैं कि 3-4% बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में लगभग 30% जो शेयर था वो रियल एस्टेट का था, और रियल एस्टेट वहाँ डूबता जा रहा है। वहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी उनकी कंपनी थी एवरग्रांड, वो लिक्विडेशन में जा रही है जी। तो इस वजह से वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है। जो कोरोना के टाइम पर सरकार ने एक स्कीम लाए थे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाया था जनरल कंपनियों के लिए 22%, और जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी, उनके लिए 15% का रेट लाए थे। वो अभी भी 31 मार्च 2024 तक जो लोग चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, वो अभी भी लगा सकते हैं। उसके लिए उन्हें आगे तक के लिए 15% का रेट मिलेगा। उसकी वजह से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आ रही हैं। आप ये देखिए इसका अब जो प्रभाव पड़ रहा है वो आप ये देखिए कि लगभग 10 साल पहले हम मोबाइल फोन्स अपने यहाँ पे सारे इंपोर्ट ही होते थे, बनते बहुत ही कम थे जी। आज हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। हाँ, ये मुद्दा जरूर हो सकता है कि कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एटलीस्ट एक असेंबली यूनिट तो लगी। जब कोई भी काम शुरू होता है तो वो असेंबली यूनिट से ही शुरू होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका एक इकोसिस्टम तैयार होता है।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री किसी भी कंट्री से 2 महीने 3 महीने में भी शिफ्ट हो सकती है। आपको आदमी लेके आने, कंप्यूटर लगाने, काम शुरू हो सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए 5 to 10 ईयर्स का एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें वो बनकर तैयार होती है। इसलिए जीडीपी की जो ग्रोथ है हमारे यहाँ पे लगभग 7% की, ये अभी आगे और बढ़ेगी जी। फिलहाल जो इसमें तेजी नहीं आ पाई है उसके मेजर 2 रीजन है। एक कोरोना के टाइम पर जी जो एकदम डिफ्लेशन आया, एकदम इकोनॉमी डाउन हुई, उसको रिकवर करने में टाइम लगा। उसके बाद में कुछ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई वर्ल्ड में, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब हुआ, उसकी वजह से इफेक्ट आ गया। लेकिन अब वो सब चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं इकोनॉमी के अंदर। अब इसके बाद जो चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, तो वो हमारे, क्योंकि हमारी ही देश ऐसा है इस समय, आप अगर कहीं पे भी आप देखते हैं, चाइना के अलावा थोड़ा बहुत साउथ ईस्ट एशिया में है, बाकी वर्ल्ड ओवर आपको कहीं और ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, और कोई जगह आर्या है जी ही मैं नहीं। आपके पास आ रहा हूं, छोटे शब्दों में थोड़ा आपका जवाब चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं बच रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे, उन्होंने एक बजट को कहा कि जिस तरीके से स्वीट स्पॉट, अनगिनत रोजगार के अवसर यहाँ बने, रेल को उन्होंने बताया कि वंदे भारत और तमाम तरह की कनेक्टिविटी से जोड़ा गया, सोलर रूफ प्लांट को लेकर वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उद्योगों की बात करें तो हरियाणा के पानीपत और यमुनानगर के उद्योगपति इसलिए परेशान है क्योंकि उनको सस्ती बिजली नहीं मिलती। वो कहते हैं कि जो निवेशक आते हैं उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें बिजली सस्ती मिलती है, जमीन जल्दी एक्वायर करने में दिक्कत उन्हें नहीं आती, जल्दी मिल जाती है। तो इन चीजों को दूर करने की जरूरत मालूम पड़ती है। छोटे शब्दों में, ये जो आपका धार्मिक टूरिज्म है डेफिनेटली ज्ञान व्यापी, और ये जो कृष्ण भूमि मंदिर है ये बनने से और अयोध्या के बनने से टूरिज्म बढ़ेगा, और लगभग 5 करोड़ के आसपास ये अनुमान है कि ये इधर लोग आएंगे अयोध्या में, और 2.5 करोड़ जो है वाराणसी काशी में जा रहे हैं, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और दूसरा जो कार्गोज है वो उसका टाइम को रिड्यूस किया गया है, तो वो फास्ट गुड्स जाएंगे, तो जो कॉस्ट है एक्सपोर्ट की वो कम हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। मैं टू द पॉइंट ही आपके आंसर दे रहा हूं। और जहां तक 300 यूनिट बिजली का है बात, एक सोलराइजेशन रूफटॉप को बढ़ाने में मुझे नहीं मालूम कि कितना खर्चा है, पर सरकार का अपना अनुमान होगा कि 300 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, तो वो सरकार का होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में जो बजट रखा गया है 11,10,000 करोड़ का, वो जरूरी बात है कि उसमें 50, 60, 70 हजार करोड़ जो है सोलराइजेशन जो अदानी को दिए गए सोलर पैनल बनाने के, तो वो बनते हैं, वो सरकार का अपना खर्चा होगा, जैसे कि आवास योजना का है। तो और जो आपने रेलवे का पूछा, तो रेलवे के जब उन्होंने कहा कि कितने 4 लाख डिब्बे बनने हैं या 40,000 डिब्बे बनने हैं, काफी संख्या है, उसको जब डिब्बे बनाएंगे तो रेल कोच फैक्ट्री जो है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। टूरिज्म जो 8% कंट्रीब्यूट करना चाहिए इकोनॉमी को, वो 2.5-1% कर रहा था, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट कम हो गए थे। तो शायद बाय डिफॉल्ट इसी तरह से भी हो सकता है सरकार का कि काशी और मथुरा और अयोध्या और इस तरह के जो मंदिर हैं साउथ के अंदर भी, और उस तरह से उनको बढ़ावा देकर और वहां पर एयरपोर्ट्स बनाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वहां की जो स्वाभाविक जनता है उसको एम्प्लॉयमेंट बन सके। आर के गुप्ता जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वीट स्पॉट भारत है, रोजगार के लिए भी बताया गया, और ये तो सालों से कहा जा रहा है, पिछले 10 साल से तो सुन ही रहे हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कमजोर होता दिखाई देता है, यानी कि जीडीपी में उसका योगदान कम होता है। ये ऐसा क्यों है? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कंट्री का बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है जी, दैट इज डोमेस्टिक डिमांड। हमारे पास हमारे युवा हैं इस समय, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हमारे युवा हैं, जो हमारे पास जिनके पास परचेजिंग पावर है। अब यदि हम इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी जरूरत है हमारी डिमांड बढ़ाने की। जब हमारे पास डिमांड अच्छी रहेगी, और वो जब ही रहेगी जब हम सपोर्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज को। आज हमारी इंडस्ट्री जितनी है, वो हमेशा आप देख रहे हैं कि तमाम वो एकदम हमारी जितनी बॉटल नेक्स हैं, हमारी प्रोसीजरल बॉटल नेक्स हैं, उनसे जूझती रहती हैं कि आज इस काम के लिए जाना है, इस काम के लिए जाना है। वो सारे जो भी, एक तरफ तो हम कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, कुशलता बढ़ानी है,
कुशलता बढ़ाने के साथ साथ हमको प्रोसीजरल बोटलनेक्स को दूर करना पड़ेगा। आज जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब परेशान हैं कि उनको जगह जगह जा करके किसी भी काम कराने के लिए वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब हम ये तो कह दिया गया कि ये तो हट गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सिंगल विंडो सिस्टम है। आज आपने देखा होगा, आज बहुत दिनों बाद सरकार ने घोषणा करी कि हम पुराने जितने भी केसेस हैं उनको हम वेव कर रहे हैं। भाई कितना खर्चा होता था उनकी प्रोसीजरल, उन पर इतना खर्चा उनकी मतलब सरकार कर रही थी, वो वेस्टेज था, ऊपर से उनको रिकवरी करने में टाइम लग रहा था। इससे बढ़िया उनको वेव भी कर दिया जाए, ये सरकार का बहुत बढ़िया घोषणा थी, इससे लोगों को राहत मिली। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, देखिए हमेशा हमारा जो सरकार एक तरफ जो टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्शन पर जितना खर्चा सरकार कर रही है वो खर्चा यदि सरकार हमारे अपने इनकम टैक्स सिस्टम को इतना सिंपल कर दे कि एक तो करदाता कर दे, ऊपर से दे कर सलाहकार की फीस, वो हर एक चीज को फीस, मतलब आप देखिए दो तो सिलेबस हो रखे, सिस्टम हो रखे हैं, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम तो खत्म, मतलब देखिए ना, हर आदमी को जानना बड़ा, हाँ, तो अब उसको समझना जरूरी है, आसान नहीं है। हाँ। तो हमारे लिए सबसे आसान चीज है कि हम अपने सिस्टम को जी हम आपके पास आ रहा हूं, आप जो पहले कहना चाहते तो उसको भी कहिएगा, लेकिन बार बार मेरा सवाल एक ही जगह आकर घूम जाता है, वह है रोजगार पर, वह है इंडस्ट्री पर, वह है उद्योगों पर, वह है विदेशी निवेश पर कि हम कैसे उसको अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन ये होगा तो शायद जीडीपी भी बेहतर होगी और जो सपना 47 वाला देखा जा रहा है वो पाने अचीव करने में भी आसानी होगी। क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो केंद्रीय बिंदु है आपके सवालों का वो ये है कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, निवेश कैसे बढ़ेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में जब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड ना हो। डिमांड जब तक नहीं बढ़ सकती जब तक लोगों की आय में इजाफा ना हो। जब आप सोचते हैं, अभी पिछले ही दिनों घोषणा हुई थी सरकार की तरफ से कि मल्टी डायमेंशनल तौर पे भारत में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। उसके बाद फौरन अर्थशास्त्रियों के लेख आने शुरू हो गए कि आपने मल्टी डायमेंशनल गरीबी तो कम की है, सचमुच लोगों को गरीबी से उठाया है, लेकिन उनकी आय जो है नहीं बढ़ी है, उनकी जो इनकम लेवल है वो गिरा है जो है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जितना भी ग्रोथ इस समय हो रहा है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हो रहा है। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, अभी मैं अपनी बात जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी का जब संदेश आ रहा था तो मैं बड़े गौर से सुन रहा था। तो उन्होंने 1 लाख उसके जो है R&D के फील्ड में 1 लाख करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाने की घोषणा की है जी। लेकिन इस सारे बड़े आकर्षक सपनीली बातों के पीछे जो असलियत नहीं बताते। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेके 2024 तक की बात करता हूं, जब सरकार आई थी तब जो है जीडीपी का 0.89% रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च होता था। आज जो है निर्मला सीतारामन या प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि हमने वो घटा करके 0.64% कर दिया है। उनको एहसास है कि R&D में देश में खर्चा, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, इससे हमारी जो है इकोनॉमी में कम्पिटिटिवनेस कम हो रही है, इसलिए हमें विदेशी। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया आर्य जी, आर के गुप्ता जी, मनीष अग्रवाल जी और विनोद वार्ष्णेय जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि अंतरिम बजट कितना खास है आम लोगों के लिए। और चुनावी साल होने के नाते ये कहा गया, ये सोचा गया कि इसमें शायद कोई तोहफा मिल जाए, शायद कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाए जिससे कि सरप्राइज आम लोग हों, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। इनकम टैक्स के स्लैब की बात की जाए तो उसको जस का तस रखा गया है। कुछ चीजें हैं जो ये बताने की कोशिश उनके जरिए की गई है कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब उस वक्त तक क्या क्या कैसे हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है, उस पर कितना खर्च होगा, ये मैप दिया गया है इस अंतरिम बजट के जरिए। चलिए, हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ।